बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक और सवाल है हमारे पास बजटिंग का, और ये बजटेड पीएल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर ने सी फाइनल का क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने दो सिनेरियोज आपको दिए। एक करंट सिनेरियो है कंपनी का, जिसमें ये बताया गया कि जी कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा रही है, एक रीजनेबल सा प्रॉफिट कमा रही है, और कंपनी चाह रही है कि जी एक कंसल्टेंट आए, हमें मशवरा दे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें चेंज करें कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। अच्छा, कंसल्टेंट आने के बाद कई तरह के मशवरे दे सकता है। इस तरह के और भी सवाल हैं पेपर्स में। कंसल्टेंट आपको आके ये कह सकता है कि जी मटेरियल फलां सप्लायर की जगह फलां से ले लो, मटेरियल इंपोर्ट करने की जगह लोकल खरीद लो, या लोकल खरीदने की जगह इंपोर्ट कर लो। ठीक है जी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज कर दो, प्रोसेस करने का तरीका चेंज कर दो, मशीनें चेंज कर दो, पुरानी मशीनें तो नई ले आओ। ठीक है जी। कंसल्टेंट आपको ये भी कह सकता है कि अपने सप्लाई चेन में चेंजेस कर दो। यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर हो, आप गुड्स बेच रहे हो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट रख के, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट रख के आगे होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर प्रॉफिट रख के आगे रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर प्रॉफिट आगे रख के कस्टमर को बेच रहा है, यानी मर गया बेचारा। ठीक है जी। यानी इतने लोगों ने प्रॉफिट कमाया, उससे इतने इंजेक्शन उसमें ठोके कि उससे खून चूस लिया। तो अल्टीमेटली सर, जब कस्टमर को इतना महंगा पड़ेगा गुड, तो क्या होगा? सर खरीदेगा कम। तो एक तरीका तो ये कि अपने सप्लाई चेन को हम रिड्यूस कर दें। इससे क्या होगा? इससे फायदा क्या है सर? कस्टमर को सस्ती चीज पड़ जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा बीइंग अ प्रोड्यूसर, एंड डायरेक्ट आप जो है वो रिटेलर या कस्टमर को बेचें। तो सीधी सी बात है, जो प्रॉफिट इतने लोग बीच में कमा रहे थे, वो अब आप कमा लोगे डायरेक्ट। और इतने लोगों के प्रॉफिट रखने की वजह से जो सेलिंग प्राइस बढ़ गई थी, आप इस पोजीशन में होंगे कि उसको कम कर सको। आपका प्रॉफिट भी बढ़े, सेलिंग प्राइस भी कम हो जाए, कस्टमर भी खुश हो। नुकसान क्या है इस पूरी स्ट्रेटेजी का? नुकसान ये यार देखो, सप्लाई चेन अगर रिड्यूस हो जाए ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर की, होलसेलर की एक रीच होती है। वो डिफरेंट जगहों पे आपके प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा मेरे बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को अगर आपने हटाना है, फायदा है इसमें भी, हटाने का नुकसान भी है कि आपके प्रोडक्ट की रीच कम हो जाएगी। आए देखें इस सिनेरियो में एग्जामिनर ने क्या पूछा है और किस तरह हमने इसको टैकल करना है। तो सर, हमने बजटेड पीएनएल बनाना है प्रेजेंट सिचुएशन में, और रिकमेंडेशन ऑफ कंसल्टेंट को एक्सेप्ट और इंप्लीमेंट करने के बाद भी एक पीएनएल बनाना है। डन। अब मैं सवाल को रीड कर रहा हूं। ये कह रहे जी, द होम अप्लायंसेस डिवीजन ऑफ ओमेर एंटरप्राइजेस असेंबल करता है, ये मैन्युफैक्चर नहीं करता, एंड मार्केट्स टेलीविजन सेट्स। असेंबल करने का मतलब है चार पांच पार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से मंगवाया, दुनिया के डिफरेंट हिस्सों से, और चार पांच पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट को असेंबल कर दिया। मिसाल के तौर पर ये लैपटॉप्स बनाता होगा, तो बॉडी एक कंट्री से मंगवा ली, किट दूसरी कंट्री से मंगवा ली, सर कीबोर्ड माउस एक जगह से मंगवा ली, असेंबल करके कीबोर्ड को असेंबल करके लैपटॉप बना दिया। तो ये क्या कह रहा है जी? रेलेवेंट डिटेल्स एक्सट्रैक्टेड। अच्छा, फिर द कंपनी हैज अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट विद अ फॉरेन सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किट्स। अब देखो, जो टीवी सेट है ना, उसका सबसे मेन कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक किट ही होती है। आगे पीछे जो डब्बा होता है ना, मेन चीज तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक किट है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक किट, वो कह रहे जी बजट हमारे पास नेक्स्ट ईयर का ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक किट हम अगली दफा मंगवाएंगे ना, उसका एक यूनिट, उसकी कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू, ये सीएनएफ वैल्यू क्या है? यानी मंगवाने का, परचेस करने का और रस्ते का फ्रेट, मुकम्मल खर्चा 9,500 है। इसमें हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, कितने की जी? 900। याद रखिएगा, इंपोर्ट ड्यूटी एक नॉन रिफंडेबल टैक्स होता है जनरली। नॉन रिफंडेबल टैक्स होता है जनरली, नॉन रिफंडेबल ड्यूटी होती है, आप एक दफ़ा पे कर दो तो गए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी को परचेस प्राइस का पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि जो भी इंपोर्ट ड्यूटी पे करता है कहीं से उसको वापस नहीं मिलता पैसे। इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए पे की जाती है कि जो इंपोर्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा पोर्ट बना हुआ है, जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज आपके इंपोर्ट ड्यूटी से निकलेंगी। ठीक है जी। तो इंपोर्ट ड्यूटी पे की जाती है, वो रिफंड नहीं होती, वो रिटर्न नहीं होती, वो एडजस्ट नहीं होती, वो पेड एंड गॉन। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, आमतौर पर प्राइस का पार्ट ही बना देते हैं। अब बताओ, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक किट कितने की पड़ी है, तो मेरा जवाब होगा 9,500 प्लस 900। ये मुझे पड़ी है जी कोई 10,400 रुपए की। फिर उसने कहा जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लोकल वैल्यू एडिशन। लोकल वैल्यू एडिशन का मतलब है हमने उसमें सर को तारे वारे लगाए, को डब्बा शब्बा लगाया, 3,500 रुपये और खर्च हो गए। इलेक्ट्रॉनिक किट आई 9,500 रुपये की, इंपोर्ट ड्यूटी पे की 900 रुपये की, फिर उसके ऊपर हमने जो है वो आगे पीछे की चार दीवारी और अगड़म शगड़म और तेल पानी लगा के 3,500 रुपये का और खर्चा कर दिया। फिर वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट पर सेट, ये मेरे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पे करता हूं सर, पर सेट पे करता हूं मैं। डन। फिर एनुअल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट,
12 मिलियन, ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये आम तौर पे सर एलोकेट होती है, लेकिन है फिक्स नेचर की, तो लगेगी चाहे आप यूनिट्स बेचो चाहे ना बेचो। इसी तरह एनुअल फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट है, ये भी फिक्स नेचर की कॉस्ट है, चाहे आप यूनिट बेचो या ना बेचो ये लगेगी लगेगी। डन। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एलोकेटेड, इसका मतलब है कंपनी एलोकेट करती है इसको ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 5000। तो सर मेरे पास जो 12 मिलियन रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड है, 12 मिलियन का, इसको मैंने स्प्रेड आउट करना है कितने पे, यूनिट्स पे। यूनिट्स कितने हैं? बजटेड आउटपुट है सर मेरे पास 5000 यूनिट्स का, तो अगर मैं इसको स्प्रेड आउट करूं 5000 यूनिट्स पे, तो 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 5000, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों को 2400 रुपए पर सेट, ऐसा। तो 2400 रुपए पर सेट आपका फिक्स ओवरहेड आ गया। अब इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग को मैं हरा कर देता हूं, परचेज कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, लोकल वैल्यू एडिशन, अच्छा ये 900 रुपए की कॉस्ट ऐड नहीं होनी चाहिए क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, और 2400 रुपए का हमारे पास फिक्स कॉस्ट, ऐसा। ये हो गई सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। अब देखें, अब उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी देखें कंपनी की, कंपनी प्राइस कैसे करती है अपने प्रोडक्ट्स को। द कंपनी सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा तो बस हमारा फिर कहानी खत्म, हमें और कोई फिर इन्फ्लो नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर से कमाएगा, होलसेलर आगे रिटेलर से कमाएगा, हमारा कमाने का जरिया सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है, उसी को मैं बेच के पैसे कमा सकता हूं। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 25% मार्कअप। नाउ व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, उसके अंदर लोकल वैल्यू एडिशन जो है, और क्या इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड आएगा? हाँ सर, क्योंकि इस कंपनी ने लिख के दिया है कि अपने फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट करती है, और एलोकेट करने के बाद फिर प्राइस डिटरमिन होती है। तो अगर मैं प्राइस मालूम करना चाहूं, मैं ये मालूम करना चाहूं जी, प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर, हम डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का बेचते हैं, ठीक है जी। तो सर ये मालूम करना बहुत आसान है, बताएं सर मेरे पास सी एन एफ वैल्यू एक किट की कितनी है? सी एन एफ वैल्यू सर कितनी है जी? सी एन एफ वैल्यू है मेरे पास कुछ 9500। फिर सर मेरे पास इंपोर्ट ड्यूटीज, सर 900। लोकल वैल्यू एडिशन कितने की जी? लोकल वैल्यू एडिशन कितने की है? 3500 रुपए की। क्या इसमें सेलिंग ओवरहेड आएगा? नहीं। फिर सर फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेशन, जिसको ओ ए आर कहते हो तुम, कितने जी? 2400, ऐसा। तो सर हमारे पास टोटल 9500, सर हमारे पास 900, और हमारे पास 3500, और हमारे पास 2400। 9500 प्लस 900 प्लस 3500, यह आ गया जी 16300। इसको मैं नाम दे दूं प्रोडक्शन कॉस्ट। इस प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेटा लगेगा मार्कअप, कितने का जी? 25% का। लगाओ जरा, ये निकलता है 4075। सर मेरे पास टोटल बनता है 16300 प्लस 4075 इज 20375। सर 20375, ऐसा। सर ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास सेल्स प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर। अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर कितने का बेचता है इसको, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। मैंने 20,375 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर से लेने, मेरा काम खत्म, ठीक है। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई, ये सारा मामला है कि आगे डिस्ट्रीब्यूटर जो है फिर होलसेलर को 10% मार्जिन पे बेचता है, फिर 4% मार्जिन पे होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर जो है वो 10% आगे पे बेचता है, फिर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, और बिजनेस कंसल्टेंट ने कहा ये 5 काम करें। अभी चलो बिजनेस कंसल्टेंट के काम को 2 मिनट के लिए छोड़ो, पहले बताओ कंपनी का अगर मैं पीएनएल बनाऊं अभी के अभी, तो बताओ सर कंपनी का पीएनएल कैसे बनेगा? मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां बना रहा हूं, ठीक है जी।
बिफोर कंसल्टेंट्स रिकमेंडेशंस, ठीक है जी। सबसे पहले मेरे पास सर सेल्स आएंगी। सेल्स है मेरे पास सर 5,000 यूनिट्स, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 20,375, ये हमने यहाँ निकाली है सेल्स प्राइस। डन। ये मेरे पास हो जाएगी 101.875 मिलियन, 101,875,000। डन। अब मैं निकाल रहा हूँ जी मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सीधी सी बात है सर, मैंने 5,000 यूनिट्स जो बेचे हैं उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 16,300। अगर 16,300 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 81.5 मिलियन बनता है सर। अब इसमें सारी प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट एडजस्ट हो गई ऐसा। अब बताएं सर इसमें मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है सर? 20.375 मिलियन। अब मेरे बच्चों मैं इसमें से लेस कर रहा हूं क्या चीज? वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। सर 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 900 क्या आ रहा है सर? ये 4.5 मिलियन। यस सर। सर फिर मेरे पास फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स, ये दिया हुआ सर सवाल में, ये रहा फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स 9 मिलियन और ये वेरिएबल था 900, तो 9 मिलियन, 9 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास नेट प्रॉफिट कितने का जी? 20.375,000 माइनस 4.5 मिलियन माइनस 9 मिलियन, ये आ जाता है मेरे पास सर 6.875 मिलियन। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ कंसल्टेंट्स रिकमेंडेशंस। डन। अब हम देखते हैं कंसल्टेंट ने रिकमेंड क्या किया। कंसल्टेंट भाई ने कहा, पहले तो आप देख लें कि जी प्राइस कितनी कस्टमर को पड़ रही है, ठीक है जी। कस्टमर ने, कंसल्टेंट भाई ने कहा जी सप्लाई चेन को रिड्यूस करें, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को एलिमिनेट करें। अच्छा, हमने कहा पहले तो ये मालूम करो कि डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर किस रेट पे हमसे गुड्स लेते थे और आगे किस रेट पे बेचते थे। तो ऊपर दिया हुआ जी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स बेची है कितने पे? 25% मार्कअप पे। तो मैं एक छोटा सा प्राइसिंग सीक्वेंस बना रहा हूँ, ठीक है जी। प्राइसिंग साइकिल। सर हम बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर बेच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को 16,300 रुपए की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप 1.25, ये हमारे पास आता है सर 20,375। ये हमारे लिए सेल्स प्राइस है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है ये कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा आगे? होलसेलर को बेचेगा। सर डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर कितने का जी? होलसेलर कितने का बेच रहा है सर? 10% मार्जिन पे। याद रखना बेटा, मार्जिन का मतलब 10% मार्जिन का मतलब है 10% ऑफ सेल्स प्राइस। 10% ऑफ सेल्स प्राइस प्रॉफिट है। सीधी सी बात है बेटा, अगर 10% ऑफ सेल्स प्राइस प्रॉफिट है तो 90% ऑफ सेल्स प्राइस कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कॉस्ट जो है वो सेल्स का 90% है और प्रॉफिट 10% है। तो एक काम करते हैं, हम कॉस्ट निकाल लेते हैं सर। हमारे पास कॉस्ट कितनी है जनाब? सर 20,375, ये हमारे पास सर होल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट है। वो इसको डिवाइड कर दीजिए 90% से, क्या आता है देखो जरा। ये मेरे पास आता है सर 22,639। फिर सर अब होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर टू रिटेलर, ऐसा। सर होलसेलर की कॉस्ट कितनी है? 22,639। होलसेलर ने क्या चार्ज करना है? 4% ऑफ मार्जिन। अब याद रखिएगा मार्जिन तो सर 96% कॉस्ट होगी, तो उसको सीधा सीधा अगर मैं 96% से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सर ये आ जाता है मेरे पास कोई 23,582, ऐसा। और सर फिर रिटेलर टू कस्टमर कितना जी? 23,582
582, कस्टमर को हम क्या चार्ज करें सर? 10% मार्कअप, तो उसको सीधा सीधा 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें सर। अब बताएं जी कस्टमर को कितने का पड़ रहा है? सर ये पड़ रहा है 25,940 का। इसका मतलब है कस्टमर तो बेचारा मर गया। 20,000 की एक चीज 25,000 में जाके उसको मिल रही है। फिर अब क्या कह रहा है वो कह रहा है भैया आप एक काम करें, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को फारिग कर दें। इसका मतलब ये है कि सर मैं पहले बेचता था, मेरी सप्लाई चेन प्रीवियसली थी, सर मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जा रही थी बात, नहीं मैन्युफैक्चरर से डीलर पे जा रही थी बात, डीलर से होलसेलर पे जा रही है बात, होलसेलर से सर रिटेलर पे जा रही है बात, और रिटेलर से कस्टमर पे जा रही है बात। ऐसा रिटेलर से मेरे बच्चों कहां जा रही है बात? कस्टमर पे। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने सप्लाई चेन को रिड्यूस करें, हम इन दो को फारिग कर दें, इन दो को फारिग कर दें, इन दो को निकाल दें।